जी सर। नमस्कार, आदाब। मैं प्रशांत हूँ और आपका सबका स्वागत है इस विशेष चर्चा में जो आज हम कल किसानों की जो ट्रैक्टर रैली हुई उसके बाद बहुत कुछ हो गया दिल्ली में और उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब दिल्ली पुलिस और सरकार अपनी पूरी हरकत में है, मुकदमे किए जा रहे हैं, किसानों को डिटेन किया जा रहा है और कल कुछ हिंसा भी हुई। और इस चर्चा में हमारे साथ चार बहुत विशाल विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं और उसमें से तीन जो लोग हैं हमारे अपनी टीम के जो लोग हैं, हम लोग चश्मदीद थे उस पूरे इस घटना के, इस पूरे आंदोलन के। और मैं खुद दिल्ली के बॉर्डर से अपनी सहयोगी हिना फातिमा के साथ जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके साथ ट्रैक्टर पर बैठ के हम लोग लाल किले पहुंचे थे। और अंजरुल बारी हमारे साथ हैं जो कि गाजियाबाद बॉर्डर से यानी गाजीपुर बॉर्डर से आईटीओ तक ट्रैक्टर पे आए थे। उन्होंने जो आईटीओ में हुआ वो कुछ देखा, मैंने और हिना फातिमा ने जो कुछ लाल किले में हुआ वो देखा। हमारे साथ प्रोफेसर वी के त्रिपाठी हैं जो आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर हैं। ये भी कल जो है वो सिंघू बॉर्डर पे थे, उसके आसपास के इलाकों में, और इन्होंने भी वहाँ पे जो कुछ घटा वो देखा। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, राज्यसभा के पूर्व एमपी हैं और ये कल की घटनाओं पर नज़र बनाए हुए थे। उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे किसान आंदोलन में। और इस पूरे किसान आंदोलन में जो किसान संसद हुई उसमें अदीब साहब ने एक बड़ी पहल की थी और इस आंदोलन से एक तरीके से जुड़े हुए भी हैं। तो हम चर्चा की शुरुआत पहले करते हैं। सबसे पहले हिना फातिमा से। हिना, आप बताइए कि अब तक के डेवलपमेंट क्या है इसके पहले कि मैं हम कल की घटनाओं पे हम लोग आए। जी, तो प्रशांत जी, अभी तक जो है पुलिस ने जो है 200 जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रदर्शनकारी जो हैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए, उनको डिटेन कर लिया है पुलिस ने। और पुलिस अभी ये कह रही है कि उनका वेरिफिकेशन करने के बाद उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। और अभी तक जो है 22 एफआईआर दर्ज की हैं पुलिस ने इस पूरे वायलेंस को लेते हुए, प्रॉपर्टी डैमेज करने को लेकर और राइट्स फैलाने को लेकर 22 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें योगेंद्र यादव का नाम भी शामिल है और साथ में कुछ और जो किसान नेताएं हैं उनका नाम भी इस एफआईआर में शामिल है। अभी खुलकर किसी इस तरह एफआईआर में जिन जिन लोगों का नाम शामिल है उनकी खुलकर डिटेल हम लोग के सामने अभी तक नहीं आ पाई है। इसके साथ ही आज एक सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन डाली गई है जिसमें कहा गया है कि एपेक्स कोर्ट के जो रिटायर्ड जज रह चुके हैं उनकी अध्यक्षता में इस वायलेंस को लेकर जो है एक कमेटी बनाई जाए और इस वायलेंस की जांच पड़ताल की जाए। साथ ही इसमें अभी एक और डेवलपमेंट ये हुआ है कि गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनके घर पर एक बैठक चल रही है जिसमें उन्होंने जो है दिल्ली पुलिस के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको बुलाया है और उनसे इस वायलेंस को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। और उसके बाद जो भी पुलिस की पहल होगी वो पुलिस करेगी। और ये भी खबरों के मुताबिक इस तरह की भी खबर आ रही है कि कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस की जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो फिलहाल तो डेवलपमेंट ये है प्रशांत जी। बाकी अभी देखना ये है कि क्या क्या और किस तरह की खबरें सामने आती हैं। इसके पहले प्रेस हिना कॉन्फ्रेंस। हिना अंजर और त्रिपाठी जी, हम आपके पास आए और हम लोग अपने जो कल का घटना हम लोगों के सामने हुई है उसको हम बयान करें अपने दर्शकों को। मैं अदीब साहब से पूछना चाहता हूं कि आप इस पूरे जो दिल्ली पुलिस ने किया अब तक का, सरकार ने, और जो किसानों का जो मूवमेंट था कल का, क्योंकि हम खुद करीब 15-20 किलोमीटर हम लोग उनके ट्रैक्टर में साथ चले, बहुत ऑर्गेनाइज था, एकदम पीसफुल था। लाल किले में भी जो हम लोगों ने देखा, अभी हिना बयान करेंगी उसको बाद में, लाल किले में भी सारे गेट खुले हुए थे, पुलिस डिप्लॉयमेंट कोई खास हमको वहां दिखाई नहीं दिया। वो कौन लोग थे जो लाल किले के उस प्राचीर में चढ़ के झंडा फहरा रहे थे, हमने उनको करीब से जाके नहीं देखा। ये इस पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं अदीब साहब? जी, क्या मुझसे कहना? जी जी, आपसे पूछ, मैं आपसे पूछ रहा था कि हम लोग अभी अपना बयान तो करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या देखा वहां पे लाल किले में, आईटीओ में, और जी सिंघू बॉर्डर पे त्रिपाठी जी भी थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आप कल से नजर बैठाए हुए हैं, क्योंकि नहीं, और आपका एक बड़ा योगदान इसमें भी रहा है कि किसानों के आंदोलन में भी आपने भूमिका अदा की है।
किसान संसद अब की ऑर्गेनाइजेशन में, आप इसको कैसे देख रहे प्रशांत हैं? जी, आप लोग तो जमीन पे थे और वो हम आपसे सुनना भी चाहेंगे, और जो कुछ हमने देखा, हम एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में कोई इतना इनकॉम्पिटेंट होम मिनिस्टर नहीं आया। इसलिए कि आप देखिए, चंद महीने या पिछले साल यहाँ शाहीन बाग के बाद एक 2 महीने तक वहां डिस्कशन चला। ये होम मिनिस्टर इलेक्शन लड़ाता रहा, दिल्ली में पर्ची बांट रहा था, दिल्ली में फसाद हो रहा, हंगामा हो रहा था, फिर दंगा हुआ, ये ट्रंप को लेकर उनका जश्न मना रहा था। ये जो कल कुछ हुआ है, ये एक दिन की तो कहानी नहीं है, ये महीनों से ये किसान बिलक बिलक के कह रहा था, तड़प तड़प के मर रहा था कि भाई हमारी बात सुन लो, हमसे बात कर लो, ये कानून हमको तबाह करने जा रहा है। जी होम मिनिस्टर आसाम और बंगाल का इलेक्शन लड़ा रहा था। जी इतना इनकॉम्पिटेंट निकम्मा होम मिनिस्टर हिंदुस्तान की तारीख में मुझे नहीं मिलता। लॉ एंड ऑर्डर पिछले साल इसी जमाने में आपने देखा था कि शाहीन बाग की वजह से क्या हुआ था, लेकिन वो होम मिनिस्टर इंटरवीन ही नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों के साथ, इलेक्शन के अलावा कोई कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मुल्क चलाने का। अब लोग कहें कि इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर बहुत लायक आदमी है, शुरू में प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सिर्फ एक आवाज कह रहे थे कि साहब ये कांग्रेस ने भड़का दिया, जी फिर कहा कि ये ऐसे लोग इन्होंने भड़का दिया, लेकिन बात नहीं करी प्राइम मिनिस्टर ने या होम मिनिस्टर ने। और जब ये हालत यहां तक आ गई, अब पुलिस से कहा कि अब तुम एग्री करो। एक रात पहले आप रूट तैयार कराते हैं और कहते हैं कि भाई इस रूट पे जाइएगा। आप जब उन्होंने देखा कि लाखों लोग आ गए हैं तो कहा 5,000 अंदर आइए। ये पॉसिबल है? ये कोई हो सकता है? मैं तो समझता ये हूं कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के आने के बाद और ये छुटपुट जो हरकतें हुई हैं, और जो मैंने दूसरे वीडियो देखे हैं जहां पीसफुल मार्च हुई है और जिन्होंने काम किया है, ये नेगेटिव लेना नहीं चाहिए, बल्कि इस हिंदुस्तान के हर इंसान को कहना चाहिए कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और इस मुल्क का होम मिनिस्टर वो जिम्मेदार है। उसका काम क्या था? दिल्ली में बैठा हुआ है। आप देखिए ना कि जब शाहीन बाग में एक वाकया हुआ था पिछले साल, तो एक खबर आई कि होम मिनिस्टर बात करना चाहता। वो सारे के सारे वॉलंटियर्स के हम होम मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, मना कर दिया, नहीं बात करेंगे। और यहां पर भी यही हुआ, 3 आदमी मंत्री बिठा ले गए कि साहब हम बिल वापस नहीं लेंगे। अरे आपको चाहिए था कि आप उनको समझाते, हिंदुस्तान के दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को समझाते, पूरी दुनिया समझ रही थी। और ये कोई मामूली वाकया नहीं है। ये 26 जनवरी जो है, ये वो दिन है जिसका ख्वाब 1923 में गांधी ने देखा था। ये कहा था कि ये मुल्क जनता का मुल्क होगा, जिसको अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में 26 जनवरी को अडॉप्ट किया था। ये हमारे लिए ईद, बकरीद, होली, दिवाली का टाइम था। ये एक तस्वुर था जिसको इम्प्लीमेंट किया था सन 50 में। उस दिन भी ये हंगामा हो जाए और ये कहें कि साहब फलाना कर रहा था, धमाका कर रहा था, तफसील आप लोग बताएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं जिस तरह से समझता हूं, इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत हिंद पर है, प्राइम मिनिस्टर पर है और अमित शाह पर। जी बिल्कुल सही कहा अदीब साहब आपने कि ये जो 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस है, ये आवाम का त्यौहार है। इसको होली, दिवाली, ईद, बकरीद की तरह मनाना चाहिए। वो ही कल हमने देखा, यानी 71 साल के संविधान को या 72वां गणतंत्र दिवस जो मनाया, पहली बार ये हुआ कि आवाम शामिल हुआ इसमें। अभी तक तो सरकारी परेड और सरकारी फंक्शन होते थे, विदेशी मेहमान होता था।
कल पहली बार भारत का संविधान खुली सड़क में सांस ले रहा था। यही संविधान की मूल भावना है। और त्रिपाठी सर, क्योंकि आप थे वहां पे सिंघू बॉर्डर में, और वहां पहुंचना भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कल हम लोग करीब मैं और हिना फातिमा तो करीब 15 किलोमीटर पैदल चले, क्योंकि जगह जगह रुकावटें थी, गाड़ियां नहीं मिल रही थी, लोग जाने को तैयार नहीं थे। तो आपका तजुर्बा, आपने क्या देखा? क्या ये किसान वायलेंस करने के लिए आए थे? मुझको तो नहीं दिखा ऐसा। मैं दो बातें कहूं। अदीब साहब ने बहुत सलीके से सरकार का जो चेहरा है उसको उजागर किया और आंदोलन की ताकत बताई। मैं दो तीन बातें इसमें जोड़ना चाहता हूं। पहली बात तो ये, सन 42 में गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया, कुछ घंटे के बाद वो तो गिरफ्तार कर लिए गए, कांग्रेस के सारे लीडरान गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता सड़कों पर आ गई। बिल्कुल मंजर कल वही था। और आप जरा गौर करें इस बात को, अंग्रेजों को तो लगा अरे ये उपद्रवी आ गए, उन पर गोली चला दो, उन पर अश्रु गैस छोड़ दो, लेकिन आज तक हिंदुस्तान की जनता की रगों में यह बात बैठी हुई है कि 1942 का आंदोलन एक क्रांति था, अहिंसक क्रांति था, जनता की तरफ से मारकाट नहीं की गई। ये जरूर है कि कुछ सरकारी इमारतों पर, एक आध विधानसभा पर, सेक्रेटरिएट पर जाके अंग्रेजों के झंडे की जगह तिरंगा झंडा फहराया गया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कल जितनी वारदातें हुई आईटीओ पर हुई, क्या आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? जी जी, नागलोई में हुई, लाल किले पे हुई, ये तीनों बातें लगभग समझ लें आपके जैसे सूरज के सामने जुगनू जैसी चीज थी। वो सूरज को दिखाना चाहिए मीडिया को, सूरज को नहीं दिखा रहा है, जुगनू को दिखा रहा है। वो उपद्रवी जुगनू आ गया, बीच में कहीं वारदातें हो गई, बहुत हल्की वारदातें हुई। आप जरा समझें कि कल कम से कम कई लाख आदमी इतना पीसफुली, बगैर किसी से नफरत रखे हुए दिलों में, बगैर किसी के प्रति हिंसक भाव रखे हुए, ऑर्गेनाइज तरीके से सड़कों पे चल रहा था। ना उसमें धार्मिक घृणा थी, ना अपने बड़प्पन का एहसास था कि मैं रईस हूं या गरीब है, ऐसा कुछ नहीं था। ये किसान वो थे जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। मैं समझता हूं कि कल पूरे मीडिया को और पूरी हुकूमत को इनको सलाम करना चाहिए था, इनको प्रणाम करना चाहिए था कि हमारे किसानों ने एक मिसाल कायम की है। ये हिंदू दुनिया की तारीख में किसानों का इससे बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ, गांधी भी खड़ा नहीं कर सके। गांधी के जो किसानों के आंदोलन थे, चंपारण का, बारदोली का, खेड़ा का, वो एक एक जिले तक महदूद थे। ये आंदोलन पूरे मुल्क में फैला है और 60 दिन का वक्त कम नहीं है। 60 दिन किसानों ने जो तपस्या की है सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे और तमाम बॉर्डर्स पे, और जितनी अहिंसा का, नॉन वायलेंस का इन्होंने नमूना पेश किया है, वो गांधी से भी एक कदम आगे का है, खान अब्दुल गफ्फार खान से भी एक कदम आगे का है। मैं समझता हूं कि कल का दिन हिंदुस्तान का तारीखी दिन था और इस प्रकार की जो छोटी मोटी घटनाएं घट गई, बुरी घटी, और इसमें फेल्योर, अदीब साहब ने सही कहा, ये फेल्योर इन घटनाओं में भी हुकूमत की है, किसानों की नहीं है। मैं तो समझ नहीं आया कि अब आप जरा गौर करें, 1942 में तो 960 लोग मरे थे, 960, यानी कुछ लोगों ने डाक खाने की वो तार काट दिए, किसी ने बिजली का कुछ कर दिया, किसी ने कुछ, तो उन पर गोली चलाई, 960 लोगों का खून किया था अंग्रेजी सरकार ने। कल भी हमारे यहाँ एक आदमी की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए पुलिस के अश्रु गैस छोड़ने वगैरह की वजह से। तो लेकिन मैं इसके लिए सरकार को शाबाशी नहीं दे रहा। इन निहत्थे लोगों पर इनको गोली चलाने की या अश्रु गैस छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। ये बहुत ही गलत इन लोगों ने किया, और उससे भी 100 गुना गलत ये हो गया कि कल 24 घंटे से मीडिया दिखाया जा रहा है कि एक साहब बहुत बड़ा हंगामा कर दिया, 26 जनवरी को बदनाम कर दिया। इनको आंखें खोलनी चाहिए कि ये 26 जनवरी को इतना रोशन किया इन लोगों ने, जिसके लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उन गण माने जनता, अवाम, उन लोगों ने सड़कों पर आके 2 महीने का व्रत तोड़ा है, बैठे थे सड़कों पे 2 महीने। त्रिपाठी जी, एक और खेल कल जो आप बार बार मीडिया की बात आपने भी की, अदीब साहब ने भी की,
और मैंने भी जब मैं वहाँ से लाल किले से वापस आया और मैंने मीडिया में देखा क्या चल रहा है, एक और खेल हुआ। वो खेल ये हुआ कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है, इसकी स्पीड कम कर दी गई पूरे दिल्ली में। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि पूरा मौका इस जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, झूठ फरेब साजिश कर फैलाने का और किसानों को बदनाम करने का, पूरा उनको मौका दिया गया। और जो इंटरनेट के जरिए, जो सोशल मीडिया के जरिए तमाम सच्चाई सामने आ सकती थी, तमाम तरीके के वीडियो आ सकते थे, वो नहीं आ पाए। हम अपने वीडियो खुद नहीं डाल पाए जो हम लाल किले पे शूट कर रहे थे। तो ये सब भी हुआ। और जैसा आपने कहा कि पहली बार ये जनता ने गणतंत्र दिवस मनाया है। बिल्कुल। इस सरकार की फेलियर इसलिए भी है कि 1 महीने पहले किसानों ने कह दिया था कि हम 26 जनवरी में आएंगे। ट्रैक्टर रैली की योजना बन गई थी, सुप्रीम कोर्ट उसमें पंचायत कर रहा है, दिल्ली पुलिस मीटिंग कर रही है। जैसा अदीब साहब ने कहा कि एक रात पहले उन्होंने 37 पॉइंट का एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बिल्डअप हो रहा था और किसानों के अंदर उत्साह था दिल्ली के अंदर आने का, उसमें कंप्लीटली मिसमैनेजमेंट हुआ है। आप एक बात और जोड़ लें इसमें प्रशांत, इसमें बहुत गंभीर बात, आजादी के बाद सन 1947 से लेके अब तक 73 साल हो गए, 73.5 साल। इन सालों में सबसे बड़ा आंदोलन मुल्क में चला है राम जन्मभूमि आंदोलन। आप उसकी कैफियत को देखें, वो किसान आंदोलन को देखें, वो हिंसा का बवंडर था, रगों में नफरत थी। हर कायदे कानून को ताक पे रखकर यूपी का मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देता है कि मैं हिफाजत करूंगा मस्जिद की, और फिर बाद में जब मस्जिद गिराई का जिम्मेवारी लेता है और कहते बहुत अच्छा हुआ, और उसको आधे दिन की सजा होती है। जिसने हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत के ईमान को कलंकित किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट की ईमानदारी को कलंकित किया, वो खूनी आंदोलन। और ये आंदोलन मजदूरों और किसानों का आंदोलन जिसमें किसी के प्रति नफरत नहीं। जी, 2000 लोग मरे थे, 2000 लोग मरे थे बाबरी मस्जिद के बाद गिरने के बाद के दंगों में। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्योंकि आईटीओ पहुंचे थे, कैसे पहुंचे आईटीओ, क्या हुआ वहां, क्या देखा? क्योंकि एक घटना हुई जिसमें कि किसान की मौत हुई, पुलिस की गोली से मौत हुई। उस पर एक फेक न्यूज भी चली कि वो एक्सीडेंट से मौत हो गई, कोई ट्रॉली पलट गई, लेकिन वो झूठ साबित हुई। उसकी तस्वीरें हम लोगों ने देखी है, उसका चेहरा दिख रहा है खून से लथपथ और गोली माथे पे लगी हुई दिख रही है, उसका घाव दिख रहा है वैसा। आप पूरी घटना को बयान कीजिए कि वो कैसे, क्या हुआ, पुलिस का क्या इंतजाम था? क्या पुलिस एंटिसिपेट कर रही थी कि इतने लोग आएंगे तो कहाँ रोकेंगे, कैसे करेंगे? देखिए प्रशांत, इसमें दो चीजें जो है गौर करने वाली हैं। एक तो ये है कि जिस तरीके से जो प्रशासन का रवैया रहा, हम उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि किस तरह से ये पूरा काफिला जो गाजीपुर बॉर्डर से निकला था, धीरे धीरे जो अपने रूट, जो उन्हें रूट बताया गया था, उस रूट के हिसाब से वो आगे बढ़ रहा था। और एक दो जगह जो है वहां पर बैरिकेड लगाए गए थे। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये जो खिचड़ीपुर का इलाका है, यानी गाजीपुर के आगे जब आप बढ़ेंगे तो खिचड़ीपुर का इलाका एक आता है नेशनल हाईवे 24 पर, वहां पर एक बैरिकेड था, कुछ बैरिकेड लगाए गए थे। थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, वहां पर गर्मा गर्मी जो है लोगों के बीच में देखी गई, फिर वो खुद जो है बैरिकेड हटे और तमाम लोग जो है आगे बढ़ते रहे। बहुत पीसफुल, चूंकि मैं खुद बीच बीच में हम लोग जो है रोड पे दौड़ते हुए भी हम उसे कवर कर रहे थे, साथ ही साथ बीच बीच में हम ट्रैक्टर पे भी बैठ करके हमने उसके फुटेज बनाए हैं। हमने लोगों से बातचीत की कि आपको और रास्ते में किस किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबका कहना यह था कि आज जो है हमारा गणतंत्र दिवस है, हम इसे गणतंत्र के तौर पर मना रहे हैं। ये हमारे लिए आज का दिन हर्षोल्लास का दिन है और हम चाहते ये हैं कि एक नए अंदाज से इसको मनाया जाए, शांत पूर्वक तरीके से ये तमाम चीजें होती रही, कहीं पे कोई रुकावट नहीं। इवन के जब ये पूरा काफिला जो अक्षरधाम जो फ्लाईओवर है, कॉमनवेल्थ का जो इलाका है उसके बगल का जो फ्लाईओवर है, जब उस फ्लाईओवर की तरफ से नीचे से ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, कहीं पे कोई रुकावट नहीं रही।
तमाम चीजें पीसफुली चलती रही। और हमें ऐसा लगा कि शायद ऐसा लगता है कि कहीं दिल्ली पुलिस ने या फिर प्रशासन की तरफ से उन्हें पूरी आजादी दी गई है, इसलिए ये बिल्कुल बिंदास होकर के जो है तमाम लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। बीच बीच में हमें ये भी बताया जाता रहा, क्योंकि हम बराबर जो है उनसे बातचीत कर रहे थे, हम अगली रो में ही थे, तो जो उसके नेता थे, यानी जो लोग लीड कर रहे थे, आगे पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही थी और उसके पीछे ये पूरा काफिला चल रहा था। और वो तमाम के तमाम लोग जो है हमें ये बताते जा रहे थे। हमने उनसे बार बार पूछा कि आखिर ये बताएं कि आप कहाँ तक जाएंगे और आपका जो रूट है, क्या आप उसी रूट पे है? तो उन्होंने, सबका कहना था कि हम जो है शांतिपूर्वक अपना ये पूरा लेकर के चल रहे हैं और हमारे जो नेता हमें जिस तरह से गाइड कर रहे हैं, हम उस हिसाब से जो है बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये काफिला, ये कह सकते हैं कि निजामुद्दीन जो ब्रिज है, उसको जैसे ही उस पे आता है, उसके आगे बढ़ता है, तो उसी वक्त से इस तरह का अंदेशा जो है जाहिर होने लगा था कि शायद अब ये, चूंकि दिल्ली, हालांकि आनंद विहार का पूरा इलाका दिल्ली का ही इलाका है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि ये बिल्कुल जो मेन रिंग रोड आ जाता है, उस रिंग रोड पे वो दाखिल हो गया था। और उसके बाद हमें ये एहसास हो गया था कि शायद अब कुछ होने वाला है, क्योंकि बीच बीच में जो बैरिकेड्स लगे थे वो भी पुलिस जो है धीरे धीरे हटाती भी नजर आ रही थी और वो काफिला तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। ये सिलसिला आईटीओ का जो फ्लाईओवर है, यानी जो सचिवालय है, दिल्ली सचिवालय, वो वाला जो रास्ता है जो विकास मार्ग को जोड़ता है आईटीओ से, उस रास्ते पर हमें ये लगा था कि शायद ये पूरा जो काफिला है ये जाकर के उस फ्लाईओवर से नीचे टर्न लेकर के एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो पूरा रूट था, क्या वो तय रूट में ही काफिला चल रहा था? देखिए, चूंकि आनंद, ये अक्षरधाम से इस काफिले को पीछे चले जाना चाहिए था और अक्षरधाम से उसको टर्न हो जाना था, वापस हो जाना था। बावजूद इसके वहां पर स्पेस दिया गया और बड़ी तेजी के साथ ये काफिला दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता गया, क्योंकि हजारों की तादाद में ट्रैक्टर थे, हजारों की तादाद में उस पूरी परेड में लोग थे। तमाम तरह से ये कहा जा सकता है कि देशभक्ति के गाने बजाए जा रहे थे, लोग जो है खुशी से झूम रहे थे और ये काफिला जो है बहुत शांतिपूर्वक चलता रहा। लेकिन जब ये विकास मार्ग, यानी जो आईटीओ वाला रास्ता है, वहां पर आता है, तो ये रास्ता विकास मार्ग की तरफ न मुड़ करके, ये पूरा काफिला न मुड़ करके ये लेफ्ट को टर्न होता है, यानी जो आईटीओ चौक की तरफ बढ़ रहा होता है। पहले से पता है कि वहां पर जबरदस्त तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, बावजूद इसके ये कुछ लोग जब आगे बढ़े तो तमाम के तमाम लोग जो है उसी रूट पे आगे तेजी से बढ़ने लगे। ये जैसे ही उस तरफ आगे बढ़े हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के पास, वहां पर पहुंचते ही पुलिस ने कुछ बैरिकेड्स लगाए और वहां पर अचानक जो है देखा ये गया कि बगल में हमारे ही पास जो है हमने देखा जो है जो टीयर गैस की शेलिंग शुरू हो गई और सामने जो है हमारे एक मैदान जंग की तस्वीर दिखती नजर आई। कभी जो किसान थे वो घबरा करके पीछे हटे, अपने अपने ट्रैक्टर वहां पर उन्होंने खड़े कर दिए चौक से पहले ही, और वहां से फिर जो है क्या कहते तमाम लोग पीछे हटे और उन्होंने साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि अगर यहाँ पर रोका जा रहा है तो हम यहाँ रुकेंगे। लेकिन उस बीच में कुछ युवा जो आगे आगे क्यों चल रहे थे, उन्होंने जो है एक तरह से मोर्चा संभाला और पुलिस और उनके बीच में जबरदस्त तरीके से टकराव देखने की स्थिति पैदा हुई। एक उसी बीच में एक ट्रैक्टर जिस पर कहा यह जा रहा है, हालांकि किसानों का ये दावा है कि पुलिस की गोली से जो है उस व्यक्ति की मौत हुई है, चूंकि जो निशान है चोट का वो माथे पर यहाँ पर लगा है। मैंने उस व्यक्ति जिसका नाम नवनीत सिंह है और बाजपुर उत्तराखंड जो रामपुर से मिला हुआ है वहां का रहने वाला है, मैंने खुद चादर, जो उसके ऊपर चादर ढकी हुई थी, तिरंगा जो चक्र था वो पूरी तरह से डैमेज था, उसके माथे को हमने खुद से देखा है। उसके माथे पर ये जो है निशान था जो जाहिर करता है कि जो भी चीज लगी हो, चाहे वो गैस की शेल का वो खोखा हो या फिर गोली मारी गई हो, उससे ये जाहिर होता है कि बहुत करीब से उस चीज को टारगेट करके मारा गया है। जैसे ही वो विकासपुरी वाला जो रास्ता है, जो बीजेपी मुख्यालय और आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है, दीनदयाल उपाध्याय जिस रोड को हम कहते हैं, उस रोड की तरफ अचानक ही वो ट्रैक्टर लेकर के आगे बढ़ा था। और जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक ही एक बैरिकेड वहां पर लगे हुए थे
और उस बैरिकेड को एक पुलिस वाले ने हल्का सा पुश किया, उससे वो टकराया और जो है वो ट्रैक्टर जो है तेजी के साथ पलट गया है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि बैरिकेड को तोड़ा गया और उसमें जो है उसकी मौत हुई है। ये बात सही है कि ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हुई थी, लेकिन ये जांच का विषय है कि उस व्यक्ति की कैसे जो है मौत हुई है। मैं इसी पे आपसे पूछना चाह रहा हूं कि दो बातें। एक, आपने कहा कि अक्षरधाम के बाद उसको जो यू टर्न लेना था काफिले को, उसने यू टर्न नहीं लिया, यानी वहां पे पुलिस की तरफ से कोई बैरिकेटिंग, कोई रस्सियां, कुछ और लाउड स्पीकर से कोई अनाउंसमेंट था कि आप किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं प्रशांत। और ताज्जुब होगा कि बीच बीच में, यानी दिल्ली का जो रिंग रोड है, यानी जिसे जो इंद्रप्रस्थ था या फिर जो ये कहा जा सकता है कि गांधी समाधि की तरफ जो जा रहा है, लाल किले की तरफ जो जा रहा है, जो महारानी बाग से जो रिंग रोड चलता है, उस रिंग रोड पे कहीं पे भी इस तरह की कोई चीज हमें नजर नहीं आई। हमें उस वक्त यही लगा था कि शायद प्रशासन ने इन्हें कुछ अंदर तक आने की इजाजत दी होगी, लेकिन शायद खेल कुछ और रहा होगा, जिसकी वजह से इस तरह से इन्हें यहाँ तक पहुंचने का मौका दिया गया। और वहीं से वो चीज जो है वायलेंट होती है, जब उस नवनीत सिंह का जब ट्रैक्टर पलटता है और वहां पर उसकी मौत होती है, तो उसके बाद बड़ी संख्या में जो आगे की तरफ लोग मौजूद थे, यानी जो युवा थे, उन्होंने जो बुजुर्ग और इस तरह से जो महिलाएं उस काफिले में आगे आगे चल रही थी, उनको पीछे ढकेला और वो उन्होंने अपने जिनके उनके हाथ में लाठी डंडे या जो चीजें उनके पास थी, उन्होंने पुलिस के ऊपर पुलिस को दौड़ाया और इस तरह से वहां से वो संघर्ष शुरू होता है। तकरीबन 1.5 घंटे तक वो मैदान जंग की स्थिति नजर आती है। कभी पुलिस उनकी तरफ बढ़ती है, कभी वो पुलिस की तरफ बढ़ते हैं और नतीजा ये होता है कि वहां पर एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है। पुलिस की तरफ से लाउड स्पीकर पे कोई उनको पैसिफाई करने की अपील जारी हुई कुछ लोगों की पुलिस की तरफ से कि नहीं जारी हुई? देखिए, जहां तक के अपील की बात की जाए, अपील जो पुलिस बैरिकेड था, चूंकि ये तमाम जो रास्ते हैं, चाहे वो विकासपुरी से दीनदयाल उपाध्याय की तरफ बढ़ने वाला रास्ता हो, वो भी बैरिकेड कर रखा था। इसके अलावा लेफ्ट साइड में जो रास्ता इंडिया गेट, ये लाइव अपडेट में इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के फुट ओवर बीच में खड़ा होकर दे रहा हूँ। इंद्रप्रस्थ में जो है उनके जो बैरिकेड्स होते हैं लोहे के, उससे लगा करके रोका गया। फिर आगे बसेस को लगाया गया। उसके बाद जो है इवन के जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं वो भी वहां पर हमको नजर आए। ऑफसेट किया गया और उनको बाई फोर्स रोकने की कोशिश की गई। मॉब को पैसिफाई करने का कोई प्रयास नहीं हुआ आपके आंखों के सामने जो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात देखिए यही है कि जो क्राउड कंट्रोल का मैनुअल है होम मिनिस्ट्री का, वो कहता है कि आपको पैसिफाई करना है, आपको डिस्पर्स करना है, आपको फोर्स अप्लाई नहीं करनी है जी, क्योंकि वो भीड़ का अपना कोई दिमाग नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और भी वहां पर देखने को मिली प्रशांत के पब्लिक, यानी जो भीड़ है, वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जो है वहां पर उन्होंने अपने ट्रैक्टर को रोक दिया और वो उसके आगे नहीं बढ़े, यानी जो चौराहा है और उस चौराहे के ऊपर, उस चौक के ऊपर वो वहां नहीं पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने तमाम ट्रैक्टर को रोक दिया और उससे पीछे वो धीरे धीरे तमाम लोग जो है जो उस पे बैठे हुए थे, महिलाएं, मर्द और जो बच्चे थे, वो उतर करके पीछे की तरफ खिसके। सिर्फ कुछ ही लोग थे जो आगे की तरफ बढ़े थे। पुलिस का जो रवैया यहाँ पर सवालों के घेरे में है वो ये है कि अगर वो लोग पीछे हट रहे हैं, बावजूद इसके जो शेलिंग की जा रही है, शेलिंग वहां से आप ये सोचिए कि जो पीछे फ्लाईओवर है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे का जो फ्लाईओवर है जिसे फुट ओवर ब्रिज कहा जाता है, ठीक है ना? आप उसी के ऊपर खड़े हुए देख रहे थे। बिल्कुल, वो तो हम मजबूरी में पीछे हटे थे। हालांकि जिस वक्त ये तमाम घटनाएं शुरू हुई थी और चूंकि वहां खड़े हो पाना हमारा मुश्किल हो गया था और जिस तरह के हालात बने थे, हमें पीछे हटना हमारी मजबूरी हो चुकी थी। चूंकि पथराव जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुका था, साथ ही साथ जो है आंसू गैस के जिस तरह के गोले छोड़े जा रहे थे, तो वहां खड़ा हो पाना तकरीबन नामुमकिन था। इस वजह से हमने अपनी सेफ्टी और अपनी सिक्योरिटी को, अपने सहयोगी की सिक्योरिटी को देखते हुए हमने उस फ्लाईओवर को चुना था। वहां पर उस फ्लाईओवर जो कि काफी दूर है उस जगह से, वहां तक जो है शेलिंग की जा रही थी, वहां जो है उसको फेंका जा रहा था। हालांकि अगर
अगला एरिया जहां पर तमाम के तमाम लोग मौजूद थे वो पीछे हट गए थे, वो वहां से जब हट रहे हैं उसके बावजूद पीछे जो है उन्होंने इस तरह से शेलिंग की। उसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस हेडक्वार्टर के सामने जो पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई थी, नाराज लोगों ने उस पर जाकर के वहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको जो है तोड़फोड़ की है। उसके अलावा जो वहां पर जिस तरह से ट्रैक्टर ट्राली पलटी और उसमें जो मौत हुई, उसके बाद जाकर के जो प्रोवोक किया गया, तब जाकर के उन्होंने जो है पथराव और इस तरह की स्थिति देखने को वहां पर मिलती है। एक 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 बड़ी बात इसमें ये बता दें आप लोगों को कि मुझे 15-20 किलोमीटर के जो मैं रास्ते पे गया, मुझे एक भी जगह पुलिस का कोई ऐसा इंतजाम नहीं दिखाई दिया कि जो रूट को गाइड कर रहा हो। और ज्यादातर जो प्रशांत जी, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं एक अपडेट देना चाहती हूँ कि गृह मंत्री की और जो दिल्ली पुलिस की बैठक चल रही थी गृह मंत्री के घर पर, वो खत्म हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद जो है दिल्ली पुलिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी इस पूरे मामले को लेकर। और कहा, ये भी बताया जा रहा है कि पलवल में जो है 2000 लोगों के खिलाफ जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कल जो हिंसा हुई है एनसीआर में, जो बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी लोगों की तरफ से किसान आंदोलन में, उनके खिलाफ 2000 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है। जी अच्छा, एक सवाल प्रशांत यहाँ पर ये पैदा होता है कि लोग, चूंकि लोगों के हाथ में जो है राड था, लोगों के हाथ में जो है डंडा था, हमने उनसे पूछा, जो लोग चल रहे थे, हमने उनसे पूछा कि भाई आपके हाथ में ये डंडा क्यों है? तो उनका साफ तौर पे ये कहना था, साहब इस पे तिरंगा है, इस पे हमारा झंडा है, चूंकि झंडा हमें आज हमारे लिए हर्षोल्लास का दिन है, तो हम चाहते हैं कि हमारा झंडा ऊंचाई से दिखाई दे, ये खुशी का है। हम वॉलंटियर्स में हैं ताकि तमाम चीजों को हम कोऑर्डिनेट करते हुए चले, कहीं पर किसी तरह की कोई अशांति ना हो और किसी तरह से माहौल खराब ना हो। तो जो किसानों की मानसिकता थी वो बिल्कुल पीसफुली अपने प्रोटेस्ट को अंजाम तक, अपने गंतव्य तक ले जाने की थी, लेकिन आईटीओ पर ऐसा हमें नजर आया कि शायद कहीं ना कहीं एक गैप देखने को मिला है, खास तौर से पुलिस प्रशासन के लिए। उसकी वजह मैं प्रशांत आपको एक बात बताऊं कि जब से हमने आंखें खोली हैं तब से हम ये सुनते आए हैं कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। राजपथ, जो वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर आईटीओ से राजपथ का वो इलाका है जहां पर परेड होती है, झांकी होती है, बावजूद इसके वहां पर इस तरह से किसानों को ले जाया जाता है और वहां इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है। इसी बात को मैं बताना चाह रहा था कि मेरे 15-20 किलोमीटर के रास्ते पर एक भी ऐसा कोई प्रयास पुलिस की तरफ से नहीं दिखाई दिया कि जो किसानों के ट्रैक्टरों को गाइड कर रहा हो उनके रूट के लिए। और इसमें सभी किसान जो ट्रैक्टर चालक थे वो दिल्ली के बाहर के थे। जिस ट्रैक्टर पे मैं और हिना थे वो भी जालंधर से आए थे और उनको दिल्ली के रास्तों की जानकारी नहीं थी। सिर्फ एक जगह मुझे सिंघू बॉर्डर के पास एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया, एक बैनर कि ये ट्रैक्टर परेड का रास्ता। बाकी मुझे कहीं, वो भी शायद वॉलंटियर से लगाया हुआ था, बाकी मुझे कहीं भी ये इंतजाम नहीं दिखाई दिया कि उनको गाइड, वो अपने आगे वाले ट्रैक्टर को देख के ट्रैक्टर चला रहे थे। बिल्कुल, आगे वाला ट्रैक्टर जहां भी जा रहा है वो जा रहे थे। बिल्कुल ना जब हम लोग लाल किला पहुंचते हैं और वहां पे हम देखते हैं, पहुंचते ही कि माहौल शांतिपूर्ण था जहां हम पहुंचे हैं। और कुछ लोग लाल किले की उस जगह पे जरूर थे जहां पे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, और वो लोग फोटो, दूर से हम देख सकते थे कि लोग फोटो खिंचा रहे हैं, कोई झंडा लगाने की कोशिश कर रहा है, जो निशान साहिब का झंडा था शायद। और वहां पे जब तक हम लोग खड़े थे, जब तक कुछ नहीं था, लाल किले के सारे गेट खुले हुए थे। वहां पे रस्सियों से या किसी भी तरीके से पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था कि क्राउड को मैनेजमेंट करने का, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था कि आप लोग नीचे उतर आओ। फिर आप बताइए कि कैसे क्या हुआ, आप अपनी। जी अच्छा प्रशांत जी, थोड़ा सा ऐड है ना, थोड़ा सा मैं और उसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आईटीओ पर जो एक तरफ ये स्थिति बनी हुई थी, उसके बाद जब हालात थोड़े नॉर्मल हुए, उसी के बाद ही ये बहादुर शाह जफर का जो रोड है उस तरफ उन्हें जाने की इजाजत दी गई। और उसके बाद जो है, चूंकि पुलिस जो है इंडिया गेट की तरफ मूव कर गई थी, जो उस तरफ को रास्ता जाता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो रास्ता जाता है, सारा पुलिस बैरिकेड, सारी पुलिस जो है क्या कहते हैं उस तरफ मूव की गई।
और जो है ये तमाम के तमाम लोग बहुत ही शांति के साथ जो है आगे बढ़ते हुए लाल किले की तरफ चले गए और वहां पर किसी तरह की कोई रुकावट देखने को नहीं मिली है। लेकिन इसमें एक चीज, कुछ और सवाल भी यहाँ पर प्रशांत खड़े होते हैं। हम आएंगे आपके पास सवाल पे आएंगे जी अपनी बात कर। जी, तो यहाँ पे जिस तरह से पुलिस प्रशासन को लेकर, व्यवस्था को लेकर बातचीत हो रही है, उसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी मैं कि जो पुलिस की व्यवस्था थी उसे भी देखने की जरूरत है कि किस तरह की व्यवस्था की गई थी वहां पर। हम लोगों ने चाहे वो हमारे साथी जो सहयोगी हैं अंजर जी जो है उन्होंने आईटीओ की तरफ जाते हुए गाजीपुर से जो रैली निकली है वहां पे देखा होगा। प्रशांत जी हमारे साथ थे, उन्होंने देखा कि वहां पर पुलिस ने किस तरह से किसानों की रैलियों को रोकने के लिए जगह जगह है अपने जो बड़े बड़े जो टैंकर्स हैं या गाड़ियां हैं उनको लगाया हुआ था, ट्रक्स बड़े बड़े लगाए हुए थे। और साथ ही जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनमें बताया गया, तो उसमें यही बताया गया कि कई जगह पुलिस वालों ने बसें जो है वो किसानों को रोकने के लिए वहां लगाई गई थी। जब किसानों ने वहां से निकलने की कोशिश की या फिर वहां पर उस जगह जो झड़प हुई उसमें इस तरह का संदेश गया लोगों के पास में कि किसानों ने जो है वो बसों के अंदर तोड़फोड़ की है, बसें तोड़ी हैं किसानों के अंदर। तो उस इंतजाम को देखने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस स्ट्रेटेजी के साथ पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जो व्यवस्था की गई थी वो किस तरह से व्यवस्था की गई थी। क्योंकि लोगों के पास ये मैसेज गया है कि पुलिस किसानों ने जो बसें हैं वो तोड़ी है। हालांकि वो बसें तो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगाई गई थी। दूसरा, अगर हम लाल किले के अंदर देखें तो वहां पर जब हम पहुंचे लाल किले के अंदर तो वहां पे हमारे ही जस्ट पास में कई सारे पुलिस वाले जो हैं वो जमीन पर बैठे हुए थे और सामने लाल किले के जहां पर प्रधानमंत्री जो है अपना भाषण देते हैं, जहां से झंडा फहराया जाता है भारत का, वहां पर जो है किसान जो आंदोलनकारी थे वो खड़े होकर अपने नारेबाजी कर रहे थे। वहां पर मजदूर एकता जिंदाबाद और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और उन्होंने फिर वहां पर झंडा फहराया। उसके बाद वहां पर कुछ हलचल होती है और पुलिस वाले जो है उस जगह पर आते हैं जहां पर वो झंडा फहराया जाता है। फिर वहां पर आपस में पुलिस वालों के साथ थोड़ी बहस होना शुरू होती है किसानों की और पुलिस वालों के साथ, और किसान जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो हमने देखा वहां पर वो पीछे थोड़ा हट जाते हैं और उस जगह को जहां पर झंडा फहराया जाता है वहां पर पुलिस वाले लगातार खड़े रहते हैं, बने रहते हैं। लेकिन उतनी ही कुछ ही देर बाद, कुछ मिनटों बाद अगर हम देखते हैं तो जहां पर तिरंगा फहराया जाता है सबसे ऊंचाई पर, वहां पर दो किसान चढ़ जाते हैं और वो दो किसान जब चढ़ते हैं तो भीड़ जो है वहां पर जो लोग हैं वो शोर मचाना शुरू करते हैं कि हमारे साथी वहां चढ़ गए हैं, अब यहाँ पर जो है झंडा फहराया जाएगा। जैसे ही वहां पर वो आगे चढ़ते हैं पुलिस हरकत में आती है और पुलिस जो है वहां पर लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से काफी भगदड़ मच जाती है पूरे लाल किले के अंदर। और वहां पर जो किसान थे वो इतने जोश में थे और इतने गुस्से में भी थे क्योंकि जिस तरह की खबरें किसानों के बीच में गई थी कि आईटीओ में जो है जिस तरह की एक अफवाह फैलाई गई कि या जिस तरह की बात वहां पर कही गई कि एक किसान को पुलिस वालों ने गोली मार दी है, और उसको लेकर उन लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा था। जब पुलिस वालों के बीच में और किसानों के बीच में झड़प होती है तो तभी बाहर जब शोर जाता है लाल किले के अंदर से पूरे झड़प का, तो बाहर से कुछ ट्रैक्टर जो हैं वो लाल किले के अंदर आते हैं और साथ ही साथ कुछ घुड़सवार जो होते हैं किसान आंदोलन में वो अंदर आते हैं और उनके फिर पुलिस वालों के साथ झड़प होती है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद भी जब पूरा झड़प हो रहा था, हम लोग साइड में कोने में खड़े हुए थे और हम पूरा ये मंजर देख रहे थे। वहां पर जो है हल्की फुल्की जो कुर्सियां वहां पे रखी हुई थी उनको तोड़ा गया वहां पर, और जो वहां पे डस्टबिन वगैरह थे, जो छोटे मोटे सामान थे उनको वहां पर तोड़ा गया। अब ये हम क्लियरली हम लोगों ने नहीं देखा कि वो किसने तोड़ा, वो पुलिस की तरफ से तोड़ा गया या फिर वो किसानों की तरफ से तोड़ा गया, इस बात की हम इस तस्दीक नहीं कर सकते। लेकिन वहां पे तोड़फोड़ हो रही थी और उसकी आवाजें हमें आ रही थी और हम इस तरह से देख रहे थे कि पुलिस वालों के बीच में और किसानों के बीच में जो झड़प चल रही थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि थोड़ी देर बाद कुछ किसान जो है, जो पुलिस वाले उसमें जख्मी हुए थे, वो उन पुलिस वालों को लेकर, आर्मी के लोगों को लेकर, जो किसान उस झड़प में जख्मी हुए थे उनको किसान रेस्क्यू करके बाहर तक ला रहे थे, उनको इलाज कराने के लिए लेकर जा रहे थे। और अभी तक जितनी भी झड़पों की खबरें आई हैं या हम लोगों ने देखी हैं, उसमें बताया गया है कि किसान आंदोलन जो है पूरे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और जब भी मतलब
किसानों ने किस तरह से उस झड़प के दौरान लोग के साथ सहयोग किया है। कुछ हमारे रिपोर्टर साथी जो है उन्होंने बताया कि उनकी आंखों में जब आंसू गैस के गोले जब पुलिस दाग रही थी और उनको उससे तकलीफ हो रही थी, तो किसानों ने उनकी मदद की है आगे आकर। तो और हमारे साथ भी यही हुआ कि जब हम लोग वीडियोग्राफी कर रहे थे तो एक किसान ने हमें आकर वहां पर रोकने की कोशिश की कि आप वीडियोग्राफी ना कीजिए, यहाँ से आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं, हमें डर है कि आप हमारे खिलाफ कुछ चीजें करेंगे। और गोदी मीडिया जो है, जो जिसे कहा जाता है कि मोदी यानी कि सरकार के समर्थन में जो मीडिया है, उसको लेकर उनके अंदर गुस्सा नजर आ रहा था और उनको लग रहा था कि हम जो है इसी तरह से कुछ किसी जो बड़े चैनल है जो सरकार के समर्थन में बोलते हैं, हम उसी तरह के चैनल से आए हैं। उन्होंने हमें बोला कि आप अपना वीडियो जरा डिलीट कर दीजिए, तो हम लोगों ने उनको समझाया कि हम मीडिया हैं और हमारा काम यही है। तो वो लोग समझ भी गए और बड़ी समझदारी के बाद तो वो 2 मिनट बाद फिर हमारे पास आते हैं और उन्होंने हमें बताया कि उनके अंदर इस चीज को लेकर कितना गुस्सा है कि सरकार की तरफ से मोदी अमित शाह की जो पुलिस है, उसने उनके बुजुर्गों के साथ, उनके साथियों के साथ, उनके जो आंदोलनकारी साथी हैं, जब वो दिल्ली में घुस रहे थे तो उनके साथ किस तरह की जो है पुलिस ने व्यवहार किया था। और फिर जो गाजीपुर पे जो ITO पे कल हुआ, उसको लेकर उसके अंदर गुस्सा था। उसने हमें बताया कि हमारे अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है। ये उस किसान के शब्द है। ये बात हमने भी महसूस की ना कि जो पूरे लोग थे, जो किसान जो आंदोलन में ट्रैक्टरों में आ रहे थे लाल किले में भी, उनके अंदर कोई ऐसी उग्र वो नहीं था कि कुछ नुकसान पहुंचाना है, कुछ करना है। वो अपना एक सिंबॉलिक विक्ट्री के तौर पे उस लाल किले में आना चाह रहे थे और बहुत से लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी आ रहे थे, उत्सुकता भी देखने की, दूर दूर से लोग आए। जी जी, उसमें एक चीज और रही। एक सेकंड मैं अभी आपके पास आता हूँ। अदीब साहब, आपने हम चारों लोगों की बातें सुनी। हम लोग इस पूरी कल की घटनाक्रम के चश्मदीद हैं। देश भर में जो मीडिया एक कम कर रहा है वो तो कर रहा है। एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। हम इस जो कल की घटनाओं को थोड़ा सा हम बड़े कैनवास में अगर हम देखें तो जो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर में कल सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण दिन था और उनका अब तक का रास्ता तो बड़ा साफ रहा है और वो पोलराइज करके और कैसे भी वो अपना रास्ता बना लेते हैं चुनाव दर चुनाव। जैसे आपने कहा कि चुनाव लड़ने की मशीन जो है वो सरकार और पार्टी बन गई है। कल की घटना के बाद कैसे देखते हैं कि ये पॉलिटिक्स आगे कैसे चलेगी? जी प्रशांत जी, अभी जो मैं आप लोगों की रुदात सुन रहा था कि आप ग्राउंड रेल पे थे और एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि कल का इंसिडेंट जो था, इससे ये बात साबित हो गई कि किसान जो था वो पुलिस से इख्तिलाफ नहीं कर रहा था और पुलिस किसान के खिलाफ नहीं थी दिल से। अगर ऐसा ना होता और किसान सच में अगर आतंक पे उतर आता जैसा ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो फिर दिल्ली कल क्या होता इसका तस्वुर करिए जी। और अगर पुलिस अगर उतनी ही मुखालिफ करती और दिल से अगर साथ ना होती तो इतना जुल्म करती कि जमीन खून से बचती नहीं जी। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मजबूरन पुलिस को अपना काम करना था, दिल उनका भी किसानों के साथ था। जो बात मैंने पहले आपसे कही, अभी आपने खबर दी है कि 2000 लोग के ऊपर अभी ये काम शुरू हो गया है पकड़ धकड़ का। देखिए, अगर ये होम मिनिस्टर रहा तो इस मुल्क में क्या होने वाला है ये आपने देखा। शाहीन बाग में भी यही हुआ कि हैंडल नहीं किया गया और बाद में इनोसेंट मजलूम लोगों को आज तक तबाह किया जा रहा है। यही जामिया में हुआ, यही JNU में हुआ, अब यही किसानों के साथ होगा। ये एक नया सिग्नल शुरू हुआ। अब वो खालिस्तानी भी कहलाएंगे और जाने क्या क्या होगा। पुलिस से अब होम मिनिस्टर एक्टिव होंगे, क्योंकि जब उनको एक्टिव होना होता है तब वो इलेक्शन में जाते हैं और जब ये सब तबाही हो जाती है तब फिर वो अपना काम शुरू करते हैं, जिसके वो एक्सपर्ट हैं। वो गुजरात से यही सीख के आए हैं। लेकिन
हम समझते हैं कि ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑनेस्ट, ईमानदार और अच्छे सोच के साथ चल रहा है। जैसा त्रिपाठी साहब ने कहा, आप तसव्वुर कीजिए कि इतना बड़ा मजमा अगर ये सच में वायलेंट हो जाते, या गांधी को मारने वाले ना होते, या सिंसियर ना होते अपनी अप्रोच में, तो फिर क्या होता। ये जो वाकया आपने ITO का या यहाँ का बताया है, ये मिसहैंडलिंग भी है, इसमें कोई साजिश भी है, अभी खुल के आएगा। लेकिन मैं किसान संगठन से ये कहना चाहता हूं कि आप अपना मूवमेंट गांधी पे कायम रखिए, और अपनी इस डिमांड में एक डिमांड और बढ़ा दीजिए कि हमको इस मुल्क का होम मिनिस्टर बदलना है, और अगर प्राइम मिनिस्टर इसको नहीं बदलते तो फिर मुल्क की तहरीक चलाएं। कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि नॉन वायलेंस के एतबार से जो ये वायलेंस हुआ है वो इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द होम मिनिस्टर और मदाखलत है होम मिनिस्टर की, उसने मजबूर किया। अरे जब आपको रूट देना था, आपको समझाना था, आपको मालूम था कि 26 जनवरी को होगा, ये 2 जनवरी को ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास हो गया था कि 26 को हम निकालेंगे और नॉन वायलेंस तरीके से निकालेंगे। क्या परेशानी थी आपके पास? अरे भाई कम से कम 10 दिन पहले प्लान कर लेते और एक एक चीज चेक हो जाती। एक तरफ किसान परेड कर रहा होता, एक तरफ जवान परेड कर रहा होता राजपथ पे। हमारा तस्वुर सोचिए हिंदुस्तान का क्या होता, हम दुनिया में किस मुकाम पे होते। दिस इज अ टोटल इनकॉम्पिटेंसी एंड यू नो कम अकली की मिसाल दी है हिंदुस्तान की सरकार ने। मैं तो यही कहूंगा। बिल्कुल, मैं अदीब साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रशांत एक चीज बताऊं कि जब ये पूरा काफिला उधर से चल रहा था, कहीं पे देखिए 26 जनवरी का मौका है, जाहिर है कि पहले ये कह दिया जाता है कि दिल्ली छावनी में तब्दील हो चुकी है पूरी तरह से। उन्हें कहीं पे कोई गाइड करने वाला इस तरह से नहीं था कि साइड में जो है पुलिस चल रही हो। जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है देश में, एक तरफ राजपथ पर लोग खड़े हुए हैं, सेनाओं का शौर्य दिखाया जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे जो किसान हैं वो भी उस सेलिब्रेशन का अपने अंदाज में एक हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन चीजों को जब आपको ये पता है कि एक तय समय सीमा के बीच में और एक रूट के हिसाब से उनको लेके चलना है, वो तमाम चीजें नहीं की गई और उन्हें बिल्कुल आजादाना तौर पर चलने का मौका दिया गया। और ऐसे शरारती तत्व उसमें शामिल हुए कि जिन्होंने इस पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। प्रशांत, आप PIB, चूंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, PIB के रूल्स को भी आप जानते होंगे। आपको याद होगा कि 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले हमारे पास एक अलर्ट आता है जो PIB जर्नलिस्ट होते हैं, और उनसे उनकी डिटेल मांगी जाती है कि जो कवरेज होगी या मूवमेंट होगा उसको किस तरह से आपको कवर करना है, तमाम तरह की छानबीन की जाती है। लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई छानबीन नहीं की जा रही है। वही बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जब सिविल सोसाइटी के लोग, दिल्ली के स्टूडेंट्स और टीचर जो दिल्ली के रहने वाले हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, वो भी जब मंडी हाउस से जंतर मंतर अपना कोई प्रदर्शन लेके जाते हैं तो बड़ी संख्या में पुलिस आगे पीछे होती है, गाड़ियां होती है, जंतर मंतर में फायर ब्रिगेड खड़ी होती है, पुलिस की गाड़ियां होती हैं, उनको गिरफ्तार डिटेन करके ले जाने के लिए बसें होती हैं। पूरा इंतजाम 200 लोगों के लिए पुलिस करती है। ये हजारों लोग, दिल्ली के बाहर के लोग, देश के अलग अलग इलाकों से आए हुए लोग ट्रैक्टरों से अगर आ रहे हैं, उनका रूट फिक्स है, तो उसमें वो डिप्लॉयमेंट मुझे नहीं दिखाई दिया उनको गाइड करने वाला। त्रिपाठी जी, एक जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक क्राउड मैनेजमेंट का रूल बुक है होम मिनिस्ट्री की, और वो कल मुझे नदारत दिखाई दी एकदम। और वैसे भी चाहे जामिया की घटना हो, चाहे और JNU की घटना हो, वो रूल बुक कभी दिखाई नहीं देती है। ये हमारे यहाँ जो ब्रूटल फोर्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, ये लोगों को गुस्सा बढ़ाता है। और जो कल हुआ, इसका संदेश क्या जाएगा पूरे देश में? मैं समझता हूं कि जो संदेश जा रहा है वो बहुत ही सुपरफिशियल है कि हिंदुस्तान में कल का दिन बड़ा खराब दिन गया और 26 जनवरी बदनाम हो गया। ऐसा नहीं है। कल का दिन हिंदुस्तान की तारीख में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि
7 किलोमीटर तो मैं पैदल चला था सिंघू बॉर्डर के इलाके में काफिले के साथ। जिस तरीके का जहनियत थी इन किसानों की और उनको देखने वालों की भी, जिस तरीके से उन्होंने हमारी टोपियां लगाई जिस पे लिखा था जय किसान और जय हिंद, जिस तरीके से हमारे पर्चे पढ़े, जिस तरीके से हमसे बातचीत की, हमारी गजलें सुनी, मैं समझता हूं कि उससे सुनहरा दिन आजादी के बाद का दूसरा नहीं हुआ है। और ठीक है, गृह मंत्रालय अपनी अंदर झांके। अदीब साहब ने बहुत सलीके की बात कही किसानों के लिए कि आप इस वक्त तैश में ना आए, आप अपनी मांगों में एक मांग जोड़ लें कि इनकॉम्पिटेंट गृह मंत्री और इम्पिटेंट प्रधानमंत्री इनको इनकी कमजोरी का एहसास करा दें कि आप हमारे पैसों पर जिंदा हैं, आपका खजाना हमारी मेहनत से भरा है, लिहाजा आप हमारे इन कहने से इन तीनों कानूनों को रद्द करें और किसान मुखी कानून बनाएं। फोकस से हटना नहीं चाहिए। ये किसानों की आप समझिए परेशानी, गांधी जी के जमाने में भी मतलब लोग जेल जाते थे, लेकिन यहाँ तो जेल जैसी सूरत पैदा कर दी गई बॉर्डर पे। घंटे 2 घंटे के लिए हम जाते हैं मेहमान की तरह वहां पे और जरा लंगर खा के चले आते हैं, लेकिन जो 24 घंटे वहां बैठा है, जहाँ नहाने धोने की परेशानी, जहाँ पे रात की बर्फीली ठंड में रहने की परेशानी, उनका जरा देखें। ये तो मतलब जेल से बदतर सूरत में हमारे किसान रह रहे हैं लाखों की तादाद में। और कल भी मेरा अंदाज है कि कई लाख लोग दिल्ली आए और अगर उसमें से 1000, 10,000 या 5,000 लोगों ने कहीं थोड़ा बहुत उपद्रव कर दिया तो वो बहुत हल्का है। गांधी जी ने, नेहरू जी का मुझे किसी ने बताया कि जब 1942 में इस प्रकार की घटनाएं घटी तो अंग्रेजी सरकार ने दोष मर दिए कांग्रेस नेताओं के सर पे। नेहरू जी ने कहा हम तैयार हैं इस दोष को मानने के लिए, लेकिन प्राइमरीली ये गुलामी हमें बर्दाश्त नहीं है, इस बात का एक्सप्रेशन है। हमें किसी से नफरत नहीं है, हमें अंग्रेजों से नफरत नहीं है, हमें आपकी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी से नफरत है, जो आपका निजाम साम्राज्यवादी है उससे हमें परेशानी है। तो इस तरीके की मैं समझता हूँ किसानों की भी वही सूरत है और इस आंदोलन को हम लोगों को, बल्कि देश की जनता को बहुत सलाम करना चाहिए, प्रणाम करे और उनको आगे बढ़ाने में मदद करे। बिल्कुल। और आखिरी सवाल मैं ही ना आपसे पूछूं, क्योंकि जब हम लोग वहां गए, लाल किले पहुंचे, तो हम गेट के पास खड़े थे। गेट से और जो जहां ये लोग ऊपर झंडा पे पहुंच गए थे वो करीब 100 मीटर दूर है, तो हम वहां से तो देख सकते नहीं थे कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, लेकिन कुछ वहां हो जरूर रहा था। तो ये किस चीज ने ट्रिगर किया आपके हिसाब से? क्योंकि कुछ लोगों को आपने देखा कि किसानों ने कुछ पुलिस वालों को, घायल पुलिस वालों को वहां से निकाला भी। देखिए प्रशांत जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से पुलिस व्यवस्था जो थी वहां पे, वो तो एकदम बिल्कुल कमजोर थी। वो कहीं कहीं हमें दूर दूर तक नजर नहीं आई है। जो चुनिंदा पुलिस वाले थे वो ऊपर पहुंचे और जब उन्होंने जो 2 किसान लड़के थे, जब उन्होंने ऊपर चढ़कर अपना जो झंडा फहराने की कोशिश की, मुझे लगता है कि वहां से चीजें जो है थोड़ा गड़बड़ाना शुरू हो गई हैं। क्योंकि वहां जब जो नीचे झंडा लहराया उन लोगों ने, तब तक फहराया उन लोगों ने, तब तक पुलिस वालों को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। वो बातचीत करके उनको वहां से नीचे उतारने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ भगदड़ हुई, उसके बाद वो शांत हो गया कुछ देर के लिए। लेकिन जैसे ही वो 2 लड़के ऊपर चढ़ते हैं, सबसे ऊपर चढ़ाई करते हैं और झंडा फहराने की कोशिश करते हैं, वहां से पुलिस ने हलचल करना शुरू की। वहां से पुलिस ने जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने का जो है लाठीचार्ज किया उनके ऊपर, और वहां से जो है वो झड़प जो हुई है वो हिंसक वहां से शक्ल ली है, जिसके बाद से इस तरह की वहां पे अफवाहें भी हुई लाल किले के अंदर। जो कुछ किसानों ने वहां पर हमें बताया कि दो लोग जो है अंदर उनकी मौत हो गई है, जो कि पूरी तरह से अफवाह थी। इस तरह का कुछ वहां पे हुआ ही नहीं था। तो ये जो अफवाह थी, जो फेक न्यूज सिस्टमेटिकली तरीके से जिस तरह से चलाई जा रही थी वहां पर, और जिस तरह से पुलिस जो बदइंतजाम किए हुए थी वहां पर, उसकी वजह से जो है ये पूरा जो है ट्रिगर हुआ है वहां पर मामला, ये ऐसा मुझे लगता है।
जी जी, अंदर जल्दी से अपनी बात प्रशांत, मैं बहुत कम शब्दों में, चूंकि अभी अदीब साहब ने जिस तरह की बात कही गृह मंत्री या गृह मंत्रालय के कामकाज को लेकर के, जाहिर है सवाल गृह मंत्रालय पे ही उठेंगे। और ये मीडिया की जिम्मेदारी, क्योंकि मीडिया ने जिस तरह का, मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह का रोल प्ले किया है, वो सवालों के खुद घेरे में है। आपको याद होगा कि जब ये पूरा मूवमेंट जो है चल रहा था, तो जाहिर है कि जो है गृह मंत्रालय को तमाम तरह की जानकारियां थी, तमाम तरह की चीजें थी, बावजूद इसके इस तरह की जो है किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया गया और इस तरह से इन्हें छूट दी गई है। तो 2008 में आपको याद होगा कि जब दिल्ली में बम धमाके हुए थे, तो शिवराज पाटिल उस वक्त जो है गृह मंत्री थे, सवालात उनसे किए जा रहे थे। आज अफसोस की बात यह है कि मीडिया इन्हीं जो किसान हैं उनको जो है उनसे सवालात कर रहा है, उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है। ये जिम्मेदारी भारत जो है रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चले, संविधान की रक्षा हो और हर नागरिक के संवैधानिक अधिकार कायम रहें, ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर है। और सुप्रीम कोर्ट को जरूर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख भी रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है और उसमें वो किसके पक्ष में रहता है, किसके कैसे वो अधिकारों की रक्षा करता है नागरिकों के, वो आगे हम लोग देखेंगे। और इस पूरे मामले पर अब क्या चीजें कैसे अनफोल्ड होंगी, कैसे नए नए मुकदमे आएंगे, किसके, उसकी जांच हम लोग करेंगे और इसमें जो भी अपडेट होगा वो दर्शकों के सामने हम लोग लेकर आएंगे कि वास्तव में ये साजिश कैसे हुई, या दुर्घटना भी हुई तो दुर्घटना कैसे हुई, और इस दुर्घटना की सच्चाई की तह तक हम जाएंगे। दर्शकों से अब हम विदा लेते हैं और इस पूरे मसले पर हमारी नज़र रहेगी और हम लोग इस पे आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। और इसी के साथ ये चर्चा को यहीं पे हम विराम देते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि फ्रीडम एक्सप्रेस जनता का, आप लोगों का अपना मीडिया हाउस है, आपकी मदद से चलता है। और नीचे स्क्रॉल में हमारे वो बैंक अकाउंट डिटेल चल रहे हैं जिसमें कि आप हमको हमारी मदद दे सकते हैं। नमस्कार। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स। गृह आई विटनेस के तौर पे बोलता